सभी विद्यार्थियों को नमस्ते। विद्यार्थियों, आज हम NIOS कक्षा 10 का जो गृह विज्ञान विषय है उसका चैप्टर नंबर 16 है पारिवारिक आय का प्रबंधन। इसके प्रश्न उत्तर पर चर्चा करेंगे। पाठगत प्रश्न है 16.1। पहला प्रश्न, निम्नलिखित वाक्य को पूरा करने के लिए सही विकल्प का चयन करें। तो इसका क है, आय से तात्पर्य है। तो आपने पढ़ा होगा कि आय के अंतर्गत क्या क्या आता है। तो आय से तात्पर्य, तो इसका आंसर है उपयुक्त सभी, क्योंकि आय के अंतर्गत धन, घर, फर्नीचर, इनसे उत्पन्न होने वाले जो भी हमारी आय है वो इसके अंतर्गत आएगी। ख, पारिवारिक आय से तात्पर्य है। तो इसका उत्तर है पहला, एक घर में रहने वाले सभी व्यक्तियों की आय। पाठगत प्रश्न 16.2 है, नीचे दी गई तालिका में प्रत्येक व्यय के सामने बजट शीर्षक को भरे। आपकी सुविधा के लिए प्रथम मद को पहले से ही भरा गया है। व्यय, एक साइड में व्यय दे रखा है, एक साइड में बजट लिखना है इसके सामने। तो पहला है नल की मरम्मत, तो ये घर के बजट के अंतर्गत आएगी। एस्पिरिन की गोलियों का पत्ता खरीदना, तो ये आएगा चिकित्सा व्यय। तीसरा है बस से अपने मित्र के घर जाना, तो ये परिवहन के अंतर्गत आएगा कि ये व्यय किस पर हो रहा है, परिवहन पर। चौथा है बाहर भोजन करना, तो ये मनोरंजन के अंतर्गत व्यय आएगा, व्यय यानी कि खर्चा। ठीक है। टूथब्रश खरीदना, तो ये आएगा घरेलू, क्योंकि घरेलू सामान के अंतर्गत आता है। छठा है स्कूल के लिए पानी की बोतल खरीदना, तो ये शिक्षा के अंतर्गत खर्च दिखाता है। सातवां है घर पर टेलीफोन का कनेक्शन लगवाना, ये विलासिता के अंतर्गत आता है। आठवां है बिजली के बिल का भुगतान करना, तो ये भोजन पर खर्च करने संबंधित व्यय आता है। अगला है पाठगत प्रश्न 16.3। तो इसका पहला प्रश्न है, निम्नलिखित वाक्य सही है या गलत। यदि गलत है तो सही बात के लिखें, यानी सही वाक्य लिखना है। अगर गलत है तो हमें क्या करना है, सही वाक्य लिखना है। तो देखो वाक्य हम सही करते हैं। पहला है, विभिन्न प्रयोजनों के लिए आय को आवंटित करने की प्रक्रिया को बजट कहते हैं। तो ये वाक्य सही है, तो ये वाक्य सही है। ख है, परिवार के लक्ष्य बजट को प्रभावित करते हैं। तो ये वाक्य भी सही है। ग है, बजट यह निर्धारण करने में सहायक होता है कि कौन सी वस्तु अन्य से अधिक महत्वपूर्ण है। तो ये वाक्य भी सही है। घ है, बजट दीर्घकालिक लक्ष्य को प्राप्त करने में सहायक नहीं होता। तो ये वाक्य गलत है, क्योंकि बजट जो है वो दीर्घकालिक लक्ष्य को प्राप्त करने में सहायक होता है। मान लो आपको दीर्घकाल के अंदर यानी आने वाले समय में मान लो आपको मोटरसाइकिल खरीदनी है, तो उसके लिए आप आज से ही अपने बजट को देखोगे, बजट करना शुरू कर दोगे। अण है, बजट आपकी वित्त व्यवस्था के प्रबंधन में सहायक होता है। तो ये वाक्य भी सही है। च है, बजट का मुख्य प्रयोजन आपको अपने आय के अनुसार जीने की व्यवस्था कराना है। तो ये वाक्य भी सही है। छ है, परिवार के सदस्यों की आय बजट को प्रभावित नहीं करती। तो ये वाक्य गलत है, क्योंकि परिवार के सभी सदस्यों की आय आपके बजट को प्रभावित करती है, क्योंकि उस आय के अनुसार ही आप खर्चा करते हो और अपने आगे के लक्ष्यों का निर्धारण करते हो। ज है, बजट बनाने में धन की बचत में सहायता मिलती है। तो ये वाक्य सही है। ज है, आय के प्रमुख भाग का प्रयोग भोजन पर व्यय करने के लिए किया जाता है। तो ये वाक्य भी सही है, क्योंकि जो हम कमाते हैं उसका हमारी पहले मूलभूत आवश्यकताएं होती है, उसको हम पूरा करते हैं। तो भोजन भी हमारी मूलभूत आवश्यकता के अंतर्गत आती है। पाठांत प्रश्न है प्रश्न नंबर 1, निम्नलिखित में से किसी एक को परिभाषित करें। तो इसमें है धन, आय और प्रत्यक्ष तथा अप्रत्यक्ष आय और बजट। तो लेकिन मैंने इनमें तीनों के बारे में बताया है। तो उत्तर है धन और आय। तो ये किसे कहते हैं इसके बारे में जानेंगे। हमें किसी वस्तु को खरीदने के लिए धन की आवश्यकता होती है। धन की व्यवस्था का सावधानी पूर्वक व्यय करके हम अपने लक्ष्य को प्राप्त कर सके। तो जब हम धन की अच्छी से व्यवस्था करेंगे तो हम अपने लक्ष्य को आराम से प्राप्त कर पाएंगे। धन के रूप में जो कुछ भी अर्जित किया जाता है और वह परिवार में आता है तो उसे आय कहते हैं। आय परिवार में धन को लाता है, यानी परिवार के सदस्य जो भी काम करता है उस काम के दौरान उनको जो भी धन प्राप्त होता है, जो भी उनकी आमदनी होती है, वही आय के अंतर्गत आती है। दूसरा है प्रत्यक्ष तथा अप्रत्यक्ष आय किसे कहते हैं। तो देखेंगे पहले प्रत्यक्ष आय के बारे में। तो नौकरी से प्राप्त होने वाला वेतन, मकान या दुकान से किराया, अंशकालीन कक्षाएं चलाना, अंशकालिक मतलब ट्यूशन वगैरह चलाना, बैंक से प्राप्त होने वाला ब्याज, शेयरों की बिक्री तथा अन्य निवेशकों से प्राप्त होने वाला धन प्रत्यक्ष आय होता है। यह प्रत्यक्ष आय होती है। अगला है अप्रत्यक्ष आय। अप्रत्यक्ष आय में निःशुल्क सेवाओं जैसे कि चिकित्सा सुविधा, बच्चों के लिए निःशुल्क शिक्षा तथा किराया मुक्त आवास तथा विभिन्न प्रकार के कौशलों से प्राप्त आय जैसे घर पर कपड़े सिलना या स्वेटर बुनना, ये सभी आय अप्रत्यक्ष आय के दायरे में आता है, जो हमें सीधे सीधे हमें नहीं मिलती है ऐसी आय। बस हमें कुछ ऐसी सुविधाएं मिल जाती है जिससे हमारे पैसे की बचत हो जाती है, तो वो अप्रत्यक्ष आय के अंतर्गत आती है।
अगला है बजट। तो आय और व्यय के विस्तृत ब्यौरे को बजट कहते हैं। एक निश्चित समय अवधि में प्राप्त होने वाली आय तथा परिवार के सभी सदस्यों की आवश्यकताओं को पूरा करने हेतु व्यय का मद सहित विस्तृत ब्यौरे को बजट कहा जाता है। यानी क्या होता है कि आय और व्यय के विस्तृत ब्यौरे, कितना हमें खर्च करना है और हमारी कितनी कमाई है, उसका जब हम विस्तृत ब्यौरा बनाते हैं, हम लिखित में कहीं रखते हैं, तो वो हमारे बजट कहलाता है। ये बजट एक निश्चित अवधि के लिए होता है, जिसमें ये पता चलता है कि हमारी कितनी आय हुई है और हम कितने उसमें खर्चा हमें करना है। अगला प्रश्न है 2, पारिवारिक आय से क्या तात्पर्य है? तो इसका आंसर है पारिवारिक आय से तात्पर्य परिवार के सभी स्रोतों से प्राप्त होने वाली आय है, जैसे परिवार के सदस्यों का वेतन, बैंक से प्राप्त होने वाला ब्याज तथा परिवार के सदस्यों द्वारा अपने कौशल का प्रयोग करके की गई बचत। तो परिवार के जो भी सदस्य हैं और साथ में परिवार से जहाँ से भी आय आ रही, जैसे बैंक से बचत है, कोई ब्याज है ना, और परिवार के सदस्यों का जो कौशल है, यानी परिवार के सदस्यों को जो भी कुछ कार्य आता है, हुनर आता है, उसके जरिए वो जो कमाई करते हैं, उससे जो घर में पैसे आते हैं, उससे फिर जो बचत की जाती है, वही पारिवारिक आय के अंतर्गत आती है। अगला है प्रश्न नंबर 3, आय के प्रबंधन से आप क्या समझते हैं? तो उत्तर है कुछ धन की बचत करने के लिए आपका व्यय आपकी आय से कम होनी चाहिए। यानी अगर आपका जो खर्चा है वो आपके जो है बचत आय से कम होगा, जो आप कमाते हो उसमें आप कुछ बचा के चलोगे, ठीक है। तो इसमें यही बताया गया है कि कुछ धन की बचत करने के लिए, अगर तो हम धन की बचत तभी कर पाएंगे जब हमारा जो व्यय है, व्यय यानी खर्चा जो है हमारी आय से कम हो। व्यय को आपकी आय के अनुसार व्यवस्थित करने के लिए आपके व्यय के लिए योजना बनाने की आवश्यकता है। हम जो भी व्यय करते हैं यानी जो भी खर्चा करते हैं, उसके लिए हमें हमारे आय को व्यवस्थित करना होगा और साथ में ही हमें जो खर्चे की योजना बनानी होगी। इसे आय का प्रबंधन कहते हैं और इसका तात्पर्य है कि खर्चों को विवेकपूर्ण ढंग से व्यवस्थित करना ताकि सभी आवश्यकताओं को पूरा किया जा सके। इसके लिए आपको व्यय योजना तैयार करनी होगी। तो पहले आपको आपकी खर्चे की जो भी योजना है उसको आपको तैयार करना पड़ेगा, तभी जाके आपको आय के अंदर लाभ मिलेगा और आपकी बचत हो पाएगी। प्रश्न संख्या 4 है, एक अच्छे बजट की क्या विशेषता होती है? तो उत्तर है एक अच्छे बजट की निम्नलिखित विशेषताएं होती है। पहला है आय का सटीक अनुमान लगाना। तो जब आप बजट बनाते हो तो उसमें आप पता करते हो कि कितनी आय है, आपके घर में कितनी कमाई आ रही है, तो अपनी आय की सटीक राशि का अनुमान लगाए जो व्यय के लिए उपलब्ध है। यानी जो खर्चे के लिए जो भी राशि उपलब्ध है उसका आपको अनुमान लगाना है कि हमें कितना खर्चा करना है। व्यय का सटीक अनुमान और साथ में आपको खर्चे का भी अनुमान लगाना है। जो कमाई है उसका तो आपको अनुमान लगाना ही है, साथ में आपको खर्चा उसमें कितना होगा उसका भी अनुमान लगाना है। तो व्यय का अनुमान तथा संभव सटीक होना चाहिए। जैसे कि व्यय का अनुमान यथासंभव सटीक होना चाहिए। पिछले वर्ष के बजट में व्यय तथा बचत के पिछले रिकॉर्डों का अवलोकन करें। जो भी आपने पिछले साल में जो भी खर्चा किया है और जो भी आपकी बचत हुई है उसका आपको अवलोकन करना होगा। धन का युक्ति संगत स्तर पर सटीक आवंटन। तो इसमें क्या है कि जो भी धन है उसको आपको कहाँ कहाँ खर्च करना है, आपकी वर्तमान की इच्छाएं क्या है और भावी आपके उसमें क्या परिवर्तन हो सकता है, वो यहाँ पर बताया गया है। तो व्ययों पर संसाधनों का अनुमान युक्ति संगत स्तर पर सटीक होना चाहिए। परिवार परिवार को अपनी वर्तमान आवश्यकताओं, इच्छाओं का निर्धारण करने तथा भावी परिवर्तनों जैसे कि अक्टूबर माह में त्योहारों तथा अन्य अवसरों के लिए अतिरिक्त व्यय की आवश्यकता होती है, इनका अनुमान लगाने में सक्षम होना चाहिए। तो ये आपको पता होना चाहिए कि किस समय कौन सा ज़्यादा खर्चा होगा, क्या हमारी भावी परिवर्तन है, तो उस आधार पर आप अपने व्यय को अनुमान लगा सकते हो। अगला है लचीलापन। तो लचीलेपन के अंतर्गत आएगा कि कुछ वस्तुओं पर प्राप्त मार्जिन रखकर बजट को लचीला बनाया जा सकता है। आपकी आवश्यकता के अनुसार एक वस्तु पर किए जाने वाले खर्च को दूसरी वस्तु के लिए रखा जा सकता है। उदाहरण के लिए अप्रत्यक्ष उच्च चिकित्सा व्ययों को पूरा करने के लिए मनोरंजन के मद से कुछ धन को लिया जा सकता है। जैसे कि मान लो अचानक अप्रत्याशित यानी अचानक कोई आपातकालीन आ गई, आपकी कोई दुर्घटना हो गई जीवन में, जो चिकित्सा उसके ऊपर आपको दवाई को खर्चा करना पड़ रहा है, तो उसके लिए आपको पहले से ही तैयार होना चाहिए। तो इसके लिए क्या करना चाहिए कि आपके जो भी मनोरंजन के मदों पर जो खर्चा कर रहे हो, यानी मनोरंजन के ऊपर जो आप खर्च कर रहे हो वहाँ से आप कुछ धन को बचा सकते हो, जो आपके इस तरह के आपातकाल में सहायता करेगी। अगला है प्रश्न संख्या 5, परिवार के व्यय की योजना के महत्व को दर्शाने वाले किन्हीं 5 बिंदुओं को बताइए। तो परिवार के व्यय की योजना कौन कौन सी होती है? तो उत्तर है परिवार के व्यय की योजना के महत्व को दर्शाने वाले 5 बिंदु निम्न हैं।
तो इसमें पहला आएगा व्यय योजना बनाने से आय अधिक तथा व्यय कम होता है। जब हमें खर्चे का अनुमान रहता है और हमारी कमाई का यानी आय का अनुमान रहता है तो हम आराम से व्यय योजना बना सकते हैं, जिससे हम खर्च कम कर सकते हैं। भविष्य में होने वाले आपातकाल के लिए धन की बचत होती है। व्यय योजना से अनावश्यक खरीदारी से बचाव हो पाता है। तो व्यय योजना से हम अनावश्यक खरीदारी से बचाव कर सकते हैं। चौथा है व्यय योजना से परिवार के सभी सदस्यों की तमाम आवश्यकताओं की पूर्ति होती है। पांचवा है व्यय योजना में प्राथमिकता के आधार पर व्यय की पूर्ति होती है। प्राथमिकता के आधार पर मतलब आपका पहली आवश्यकता क्या है उसके आधार पर आप पहले खर्चा करोगे। प्रश्न संख्या 6 है अपने मित्र से अनुरोध करें कि वे अपने परिवार के लिए व्यय योजना तैयार करें। यदि वे ऐसा करने के लिए सहमत नहीं हैं या नहीं होता है तो उन्हें व्यय योजना का महत्व दर्शाने वाले 2 कारण बताएं या और साथ में बताना कि उन्हें अपनी व्यय योजना को विकसित करने में सहयोग करें। योजना में प्रत्येक खामी को सुधारने के लिए कारण सहित सुझाव प्रस्तुत करें। तो ये आपके क्वेश्चन के अंदर इन पॉइंटों को लेते हुए आपको आंसर देना है। तो उत्तर है कि दोस्तों परिवार के लिए आय का प्रबंधन करने के लिए व्यय योजना तैयार करें। यानी जब भी हमें अपने आय का अपनी जो कमाई है उसका प्रबंधन करना है तो हमें पहले देखना पड़ेगा कि हमारे उस कमाई में से कितना खर्चा है। वास्तव में व्यय योजना परिवार के सभी सदस्यों की आवश्यकताओं तथा इन आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए प्रत्येक मद हेतु आवंटन धन की सूची है। व्यय का महत्व, देखो व्यय क्या होता है, उसका महत्व क्या है। व्यय के बारे में हम जान चुके। व्यय यानी कि खर्चा, जो भी हमारी आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए जो हम अपने आय में से खर्च करते हैं वही व्यय कहलाता है। अब व्यय का महत्व क्या है। व्यय योजना बनाने से आय अधिक तथा व्यय कम होता है। अगर हम पहले से खर्चे की योजना बना लेते हैं तो हमारी आय अधिक होती है, हमारा खर्चा कम होता है, हम फालतू का खर्चे से बच जाते हैं। दूसरा है भविष्य में होने वाले आपातकाल के लिए धन की बचत होती है। व्यय योजना को विकसित करना, हम किस तरह से व्यय योजना को विकास कर सकते हैं, व्यय योजना हम कैसे बना सकते हैं। तो पहले तो हम देखेंगे कि परिवार के सभी सदस्यों की आवश्यकताओं की सूची बनाएं। परिवार में जिन जिन सदस्यों की जो भी आवश्यकता है उनकी हमें पहले सूची बनानी है। दूसरा है उनकी प्राथमिकता के आधार पर चयन करें। अब जो आपने आवश्यकताओं की सूची बनाई है उसको आपको प्राथमिकता के आधार पर क्या करना है, चयन करना है। यानी आपने मान लो 10 मदों की सूची बना ली कि आपके महीने में इतना खर्चा है। अब उसके अंदर आपकी प्राथमिकता क्या है। मान लो सबसे पहले आपको घर का राशन लाना, ये आपकी प्राथमिकता है। ठीक है, घर में कोई बीमार है उसकी हमेशा दवाई चलती है तो ये आपकी प्राथमिकता है। मनोरंजन, आप घूमने जा रहे हो तो ये आपकी प्राथमिकता नहीं हो सकती, उसको आप अगले महीने के लिए भी टाल सकते हो। तो इस तरह से आपको उनकी प्राथमिकता के आधार पर चयन करना होता है। आवश्यकता के अनुसार राशि का आवंटन करना, यानी कौन कौन सी आवश्यकता आपकी प्राथमिक है उसके आधार पर आपको ये देखना होगा कि किस मद के ऊपर कितना खर्चा हो रहा है, तो वो राशि को आपको आवंटन करना। मान लो जैसे कि आपको राशन का खर्चा है तो राशन का खर्चा आप करते हो तो राशन के खर्चे के अंतर्गत आपके मान लो 2,000 रुपये मंथली खर्च होते हैं। तो इस तरह से आपकी जो कमाई मान लो 10,000 रुपये है तो इसको आप क्या करोगे, अलग अलग मदों के ऊपर बांट लोगे। आपको पता चल जाएगा मेरे महीने का खर्चा इतना है और मेरे इस आमदनी में से मेरे इतना बचत होती है। मान लो महीने का खर्चा आपका टोटल 8,000 बैठ रहा है। ठीक है, तो आपकी बचत कितनी होगी, 2,000 आपकी बचत हो गई। तो ये आपको कब पता चलेगा, जब आप अपनी व्यय योजना बनाकर चलोगे। तो व्यय योजना में संतुलन रखें, इससे कुछ धन बचाने में भी सहायता मिलती है। व्यय योजना की खामी को सुधारने का सबसे सरल व सही तरीका है लिखित, ताकि यानी आपको जो व्यय योजना को सुधारना है तो आपको लिखित में रिकॉर्ड रखना होगा ताकि आवश्यकता पड़ने पर पुनः निरीक्षण कर सके। इसीलिए व्यय योजना को लिखा जाता है। अगली बार सुधार करने की रूपरेखा बनाना अपेक्षाकृत सरल हो जाता है। जब हम अगली बार व्यय योजना बनाते हैं तो हमें उसमें सुधार करने का हमें मौका मिल जाता है। प्रश्न संख्या 7 है व्यय योजना को परिभाषित करें और विभिन्न मदों पर धन के आवंटन का निर्णय लेने वाले कारकों का वर्णन करें। व्यय योजना क्या है, व्यय योजना यानी जो खर्चे की योजना हम बनाते हैं वो होगी। ठीक है, और अलग अलग मद यानी अलग अलग खर्चों पर जब हम धन को इकट्ठा करते हैं, धन को अलग अलग मदों पर खर्च करते हैं तो उसका निर्णय हम कैसे लेते हैं, क्या कारक उसको प्रभावित करते हैं वो देखेंगे। व्यय योजना धन राशि को व्यय करने तथा कुछ धन बचाने हेतु तैयार की गई योजना व्यय योजना या बजट कहलाता है। तो यहाँ पर कई बार प्रश्न ये भी पूछा जाता है कि बजट किसे कहते हैं, तो व्यय योजना और बजट दोनों एक ही है। विभिन्न मदों पर धन के आवंटन का निर्णय लेने वाले कारक निम्न हैं। तो हम अलग अलग मदों पर जो हम धन खर्च करते हैं तो उस पर हम किस तरह से निर्णय लेते हैं, तो उसके लिए कुछ कारक प्रभावित करते हैं, वो निम्न हैं। पहला है आय। मूल रूप से एक परिवार में सभी स्रोतों से प्राप्त होने वाली कुल आय ये निर्णय लेने में सहायक होती है कि विभिन्न वस्तुओं पर कितना खर्च करना है। आय जितनी अधिक होगी विभिन्न वस्तुओं को खरीदने के लिए उतना ही अधिक व्यय किया जाएगा। यानी पहले हमें देखना है कि विभिन्न खर्चों पर विभिन्न मदों पर हमें कितना खर्चा करना है परिवार के अंदर, वो हम देखेंगे। यहाँ पर मैं आ गया, जो प्रिंटिंग मिस्टेक है उसको मैं पहले सुधारती हूँ।
तो इस तरह से हमने देखा कि मूल रूप से एक परिवार में सभी स्रोतों यानी जो अलग अलग तरीके से जहाँ से भी हमारे धन की प्राप्ति होती है, घर में जो भी आय आती है, तो उसमें कुल आय ये निर्णय लेने में सहायक होती है कि विभिन्न वस्तुओं पर कितना खर्च करना होगा। अगर आपके परिवार की जितनी आय होगी उतना ही आप खर्चा करोगे। आय जितनी अधिक होगी विभिन्न वस्तुओं को खरीदने के लिए उतना ही अधिक व्यय किया जाएगा। परिवार का आकार, देखो खर्चे के लिए परिवार का आकार भी निर्भर करता है कि आपकी व्यय योजना में परिवार का आकार कैसा है। परिवार के सदस्यों की संख्या जितनी अधिक होगी भोजन और कपड़ों पर उतना ही अधिक व्यय होगा। इसलिए वह परिवार मनोरंजन तथा विलासिता आदि पर अधिक खर्च नहीं कर पाएगा। तीसरा है परिवार के सदस्यों की आयु। यदि परिवार में स्कूल जाने वाले बच्चे हैं तो उनकी शिक्षा, स्कूल की यूनिफॉर्म, स्टेशनरी आदि पर अधिक व्यय करना पड़ेगा। आवास का स्थान यहाँ पर आएगा। आवास का स्थान तो दिल्ली तथा मुंबई जैसे बड़े शहरों में जीवन, भोजन, आवास किराए, यात्रा व्यय तथा स्कूल की फीस की राशि छोटे शहरों और गांवों की तुलना में अधिक होती है। आपने देखा होगा कि दिल्ली और मुंबई जैसे बड़े शहर है, वहाँ पर जीवन बिताने के लिए भोजन पर खर्चा है, जो मकान है उसका किराया है, और यात्रा पर व्यय ज़्यादा होता है और स्कूल की फीस भी ज़्यादा होती है। तो वहाँ पर छोटे शहर और गाँवों की तुलना में अधिक खर्चा होता है। अगला है कौशल। यदि परिवार के कुछ सदस्यों में कुछ कौशल है, जैसे घर के सामान की मरम्मत अथवा बिजली के उपकरणों को ठीक करने, लकड़ी का काम जानने आदि का कौशल है, तो इन वस्तुओं की मरम्मत पर होने वाले खर्चे से बचा जा सकता है। अगला है बचत। भविष्य की आवश्यकताओं को ध्यान में रखते हुए बचत करना। प्रश्न संख्या 8 है, वे योजना को संतुलित करने के तरीके कौन कौन से विस्तार से लिखें। तो इसका आंसर है कि अपनी वे योजना तैयार करते समय आप अपनी आवश्यकताओं के अनुसार प्रत्येक वस्तु के लिए व्यय का निर्धारण कर सकते हैं। एक व्यय योजना तैयार करने के लिए की प्रक्रिया में सबसे कठिन चरण होता है योजना को संतुलित करना, अर्थात व्यय को आय से कम रखना, यानी कि हमारे खर्चे को हमारी आय से कम रखना। अनुभव से हम इस कला में पारंगत हो सकते हैं। अगर हमें अनुभव होता है कि हमें कौन सा सामान कहाँ से खरीदना ताकि मेरा खर्चा कम हो पाए, तो हम इस कला में पारंगत हो सकते हैं। ऐसे करने के दो तरीके हैं। पहले तो है अर्जित करें, यानी कि कुछ अर्जित करना है, ठीक है। इसके अंदर क्या आएगा, अपनी क्षमताओं, कौशलों तथा ज्ञान के अनुसार अनुपूरक आय के स्रोतों का पता लगाने का प्रयास करें, जैसे ट्यूशन लेना, कपड़े सिलना, हैंडीक्राफ्ट की वस्तुएं बनाना आदि। अगला है पार्ट टाइम कार्य करके, ओवर टाइम कार्य करके, घरेलू उत्पादन जैसे किचन गार्डन, मुर्गी पालन, संरक्षित खाद्य पदार्थों का निर्माण करके आय में संवर्धन किया जा सकता है। तो इस तरह से हम अपनी आय के अंदर वृद्धि कर सकते हैं। अगला है व्यय को कम कर देनी, खर्चों को कम करके। तो पहला है भोजन को बर्बाद ना करें, बाहर भोजन करने की आदत को कम करें, बिजली पानी आदि पर होने वाले व्यय को नियंत्रित करें, कपड़ों को धोने तथा इस्त्री का काम घर पर ही करें, स्टेशनरी तथा यह अर्थात पेपर पेंसिल आदि की मितव्ययता प्रयोग करें, यानी जो भी आपके पास किताबें हैं, पेपर पेंसिल है, उसको आपको फालतू में व्यर्थ नहीं करना है। जिन परिवहन व्यवस्था का प्रयोग करें, यानी जन परिवहन का मतलब होता है जो भी परिवहन के साधन है आपको खुद का पर्सनल व्हीकल लेकर न जाना है, जबकि जो भी जन परिवहन चलते हैं उनका आपको प्रयोग करना है। रिक्शे के स्थान पर साइकिल का प्रयोग करें। कहानी की पुस्तकें खरीदने के स्थान पर सार्वजनिक पुस्तकालय से पुस्तकें लाए। सेल छूट देने वाली दुकानों से यह सस्ती दुकानों से खरीदारी करें। एक बार में ही पूरी खरीदारी करें। अनावश्यक खरीदारी से बचें। अनावश्यक वस्तुओं के लिए धन का आवंटन अंत में करें। ठीक है, तो इस तरह से आप अपने खर्चों से बच सकते हो। तो इस तरह से हमने 18 पार्ट, ये 16वें पार्ट का हमने क्वेश्चन आंसर देखे। तो उम्मीद है कि आपको ये क्वेश्चन आंसर समझ में आए होंगे, लेकिन इससे पहले आप एक बार पार्ट को जरूर पढ़ना, ठीक है। चाहे आप अपनी पाठ्य पुस्तक से पढ़ो या चाहे आप यूट्यूब से पढ़ो, मैंने भी इस चैनल के ऊपर इस पार्ट को विस्तार से पढ़ा रखा है, तो ताकि आपकी अच्छे से अच्छी तैयारी हो सके। तो मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।